हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो दो रूपों में पूछा जाता है। एक तो ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स में, जैसे कि आयोग की यूपीपीसीएस हो या आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये करंट अफेयर के रूप में पूछा जा सकता है। साथ साथ में अगर हम शिक्षा से रिलेटेड जो भर्तियाँ हैं, जैसे टीचर्स भर्तियाँ हैं या यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, तो इस तरीके के जितने एग्ज़ाम्स हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो मैं बात करूँगा, जिन टॉपिक्स की मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि दीक्षा की बात करूँगा, निपुण की बात करूँगा, निष्ठा प्रोग्राम क्या है उसकी बात करूँगा, एफएलएन कार्यक्रम चला था, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट कुछ कार्यक्रम हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। और ये बात मुख्य तौर पर हम कैसे करेंगे, हम सिर्फ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं एक परीक्षार्थी के तौर पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज जो है इस पे आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा। हालांकि मैंने जो चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं उनकी मैंने खुद ट्रेनिंग ली हुई है और बहुत सारी बुक्स जो हैं इनसे रिलेटेड हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उनको जो है डीप पे नहीं बताऊँगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं बातों को यहाँ पर मैं सिर्फ बताने वाला हूँ। और ये टॉपिक्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि किसी एक राज्य की शिक्षक भर्ती के लिए ही हों, ये ओवरऑल पूरे इंडिया के शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये जितने भी प्रोग्राम मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शैक्षिक कुछ योजनाएं हैं और कुछ पोर्टल हैं उनके बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप पहले देख पा रहे होंगे बाला के बारे में अक्सर जो है सीटेट में कई बार पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाला। तो बाला का फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अर्थात हिंदी में अगर इसकी बात करें तो अधिगम सहायक के रूप में भवन। तो इसके नाम में ही इसके सारे उद्देश्यों का जो है अर्थ छिपा हुआ है। चूँकि हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, आजकल हम CWSN जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। हमारी एजुकेशन जो पद्धति है, एजुकेशन जो पैटर्न है, वो शिक्षक केंद्र से हट करके बाल केंद्रित है। NCF 2005 भी इस बात को स्वीकार करता है और हाल ही में आई जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है वो पूरी तरीके से फोकस करती है कि एजुकेशन जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। हमें जो भी योजनाएं बनानी है, जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित करने हैं, जो भी हमें पढ़ाना है, वो बच्चों को ध्यान में रख करके पढ़ाना है। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ फिट हो जाते हैं, चाहे वो समावेशी शिक्षा की बात हो, चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की बात हो, या गतिविधि आधारित जो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होता है उस पर आधारित शिक्षण हो। तो ये बाला जो है इन तीनों कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इन तीनों के लिए काम करता है। अब जैसे कि इसके फुल फॉर्म में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है अधिगम सहायक के रूप में भवन। तो जो स्कूल का भवन है या जहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया संचालित हो रही है, वो पूरा का पूरा कैंपस जो है इस तरीके का हो कि बच्चे उस पूरे कैंपस से सीखें। क्योंकि ये देखा गया है, ये मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे सिर्फ पुस्तकों से ही नहीं सीखते हैं, ठीक है, वो अपने आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर का अवलोकन करते हैं और उससे सीखते हैं। तो क्यों ना हम विद्यालय भवन को इस तरीके से बना दें, उसको ऐसा निर्मित कर दें कि बच्चा हर एक वस्तु से सीखे, चाहे वो मेज हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे स्कूल की सीढ़ियाँ हो, चाहे स्कूल के दरवाजे हों, चाहे स्कूल की खिड़कियाँ हो, स्कूल की छत हो, स्कूल की बाउंड्री हो। अर्थात किसी विद्यालय में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी भौतिक संसाधन हैं, उन सभी के सभी भौतिक संसाधन को हम इस तरीके से बनाएं, उनको ऐसा हम प्रस्तुत करें कि बच्चा कुछ न कुछ उससे सीख ले। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो दीवारों पे जो पेंटिंग की जाती है, बच्चों के अनुसार जो है, उनकी शिक्षा के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार बच्चों को जो है हम सिखाने के लिए दीवारों पे पेंटिंग वगैरह करते हैं। और इसके साथ साथ हम सीढ़ियों पे चीज़ों को लिख देते हैं, गिनतियाँ लिख देते हैं। जो खंभे होते हैं स्कूल की छत के, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं जिससे कि बच्चे देख करके पढ़ते हैं। क्योंकि ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि बच्चे जो हैं वो विजुअल जो माध्यम में ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट का, बाला के कॉन्सेप्ट का पूरी तरीके से यही मतलब है। अब अगर हम इसके कुछ फैक्चुअल चीज़ों पर बात करें तो इस अवधारणा को, अर्थात बाला की अवधारणा को मूलतः वास्तुकला अनुसंधान तथा डिज़ाइन केंद्र विन्यास द्वारा
यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया गया था। तो मूलतः जो अवधारणा आती है वो आर्किटेक्चर रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर विन्यास के द्वारा, और किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से, जो कि यूनिसेफ के बारे में आपको पता होगा कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो कि बच्चों की शिक्षाओं और उनके कल्चर पर काम करती है। ठीक है, तो ये अवधारणा यहाँ से इन लोगों ने दी मुख्य रूप से। और बाद में जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है अर्थात KVS है, इसने इस पूरे सिद्धांत को, कॉन्सेप्ट को अपने विद्यालयों में एडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, हालांकि KVS के अलावा अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग, चाहे वो किसी भी राज्य के जो विद्यालय हों या वहाँ की जो विद्यालयी व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है और एक्सेप्ट करना जरूरी भी है। अब इस बाला कॉन्सेप्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हो। गुणात्मक का परिवर्तन का मतलब है कि बच्चे जो हैं उनका जो अधिगम हो वो स्थायी हो, वो खेल खेल में चीज़ों को सीखें, देख करके सीखें और स्वयं करके सीखें ऐसा। और विद्यालय में जो खेल की वस्तुएं हैं उनको ऐसा बनाया जाए ताकि बच्चे उनको तोड़ के मोड़ के किसी तरह बना करके पजल्स बॉक्स के माध्यम से वो जो है सीख पाएँ। ठीक है, तो बाला के बारे में हमने बताया कि ये जो है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन और CWSN जो विशेष चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं और गतिविधि आधारित अधिगम को अपने आप में समाहित किया हुआ है। अर्थात उस विद्यालय में जहाँ पर बाला अर्थात अधिगम सहायक रूप में विद्यालय भवन का इस्तेमाल किया गया होगा, वहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे शिक्षा ले सकते हैं, सीख सकते हैं, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले ही क्यों ना हो, दिव्यांग हो। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, अर्थात बच्चे खुद देखेंगे, खुद सीखेंगे, खुद करेंगे। तो ये पूरी तरीके से बाला का कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप आपको कुछ तो मोटा मोटी जो है इस पर समझ में जरूर चीज़ें आ गई होंगी बाला के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दीक्षा। दीक्षा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग अर्थात डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान या शेयरिंग करना। जैसे कि आजकल जो हमारा ये लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है एक तरीके से नॉलेज का डिजिटल क्या है? आदान प्रदान है, शेयरिंग है। और साथ साथ में हम इस तरीके का, अब यहाँ का जो मतलब है, यहाँ अगर हम दीक्षा की बात करें, इसका मतलब ये है कि हम ऐसी एक अवसंरचना, ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा एक ढांचा, एक ऐसी संरचना तैयार करें, एक ऐसी नींव बनाएं जिससे कि बच्चे जो हैं सीखें और नॉलेज की शेयरिंग हो, एक दूसरे तक पहुँचे, और ये डिजिटल माध्यम में ही संभव हो सकता है। ठीक है, तो दीक्षा का फुल फॉर्म आपने पढ़ा। अब इसकी शुरुआत जो है माननीय राष्ट्रपति के द्वारा 5 सितंबर 2017 को की गई थी। कब? माननीय राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2017 को इस दीक्षा जो प्रोग्राम है या दीक्षा जो पोर्टल है इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों बता दूं, दीक्षा एक ऐप भी है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो दीक्षा नाम से आप उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर आप ढेर सारा कंटेंट पाएंगे। मैंने खुद जो है लगभग 150 जो प्रशिक्षण है, शिक्षक प्रशिक्षण है, इसी दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिए हुए हैं। तो ये दीक्षा पूरे देश में, क्योंकि ये दीक्षा प्रोग्राम केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार का एक पोर्टल है, एक ऐप है, जिसके माध्यम से पूरे देश के जो शिक्षक हैं और जो शिक्षार्थी हैं अर्थात छात्र हैं वो लाभ उठा सकते हैं। इसमें हर एक क्लास से रिलेटेड कंटेंट जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, वो वीडियो फॉर्म में भी है। ठीक है, वो आपका ऑडियो और PDF के फॉर्म में, हर तरीके से वहाँ पर आपको कंटेंट जो है बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए उपलब्ध रहेगा, जिससे कि बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। ठीक है, अब इस दीक्षा को लागू करने वाले कौन थे? नोडल संस्था या नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो आई होप ये तो सभी को पता होगा कि इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो HRD मंत्रालय, जो अब वर्तमान में क्या है, शिक्षा मंत्रालय है, जिसे पहले हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे। ठीक है, और प्लस NCERT के सहयोग से इस दीक्षा पोर्टल को, दीक्षा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब इस दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आपकी जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदर्श वाक्य इसका है, हमारे शिक्षक हमारे नायक हैं, अर्थात आवर टीचर्स इज आवर हीरो। हमारे जो शिक्षक हैं वो हमारे क्या हैं, वो नायक हैं। ये आदर्श वाक्य किस पोर्टल का है, किस प्रोग्राम का है? वो दीक्षा प्रोग्राम का है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि दीक्षा जो कार्यक्रम है
ये यह दीक्षा जो पोर्टल है वो किसके लिए है, तो ये शिक्षक और छात्र दोनों के लिए है। ठीक है, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए है। अब हालांकि इसका उपयोग जो है बच्चों के अभिभावक माता पिता भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्कशीट भी अपलोड है। बच्चों को आप वीडियो दिखाने के बाद, उनको पढ़ाने के बाद ऐसा कंटेंट उपलब्ध है जिसको गा गा करके या अच्छे तरीके से समझाया गया है, फिर उस पर जो है अभ्यास कार्य भी दिए गए हैं। तो ये अभिभावक भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए इस दीक्षा ऐप का उपयोग कर सकते हैं। तो ये दीक्षा के बारे में जो है मुख्य जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निष्ठा की। निष्ठा प्रोग्राम क्या है, तो सबसे पहले इसके हम फुल फॉर्म की बात करते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। तो इसके नाम से, इसके फुल फॉर्म से ही इसके उद्देश्य के बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निष्ठा प्रोग्राम मुख्यतः किसके लिए है, तो ये शिक्षकों के लिए है। शिक्षकों की समग्र उन्नति करना है, उनका क्षमता निर्माण करना है ताकि वो दक्ष हों। क्योंकि जब तक शिक्षक दक्ष नहीं होगा, जब तक शिक्षक क्षमतावान नहीं होगा कि बच्चों को हमें किस तरह से सिखाना है, हमें किन किन एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करना है, किन इनोवेशन का हमें इस्तेमाल करना है, किन किन शिक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल करना है ताकि बच्चे का अधिगम अच्छे से हो सके। तो स्कूल प्रमुख जो होते हैं हेड्स, वो पूरे विद्यालय को मैनेज करने का काम करते हैं। तो उनकी क्षमता को बढ़ाना कि आप विद्यालय को, स्कूल प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं, विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उसकी जो टेक्निक्स है वो बताना, और साथ साथ में शिक्षक जो है किस तरीके से नई नई तकनीकों का, न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बच्चों को अच्छे से शिक्षा प्रोवाइड करा पाएँ। इसलिए इस निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, 42 लाख शिक्षकों, पूरे देश में 42 लाख शिक्षकों व प्रमुखों का प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण। इसकी भी ट्रेनिंग मैंने ऑफलाइन ली हुई है कई बार। ठीक है, तो निष्ठा चूंकि कई बार का मतलब मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये लगभग 3 चरण में आता है। ठीक है, तो लगभग 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये मुख्यतः किसके लिए है, आप नाम से भी जान गए होंगे कि ये मुख्यतः शिक्षकों के लिए है। ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग ये है। और इसकी शुरुआत जो है 2019-20 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री या उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसको लागू किया गया था। ये जो निष्ठा प्रोग्राम है ये 3 चरणों में आया। कितने चरण में आया, 3 चरणों में। पहला जो चरण था इसको निष्ठा 1.0 बोला गया। ये कक्षा 1 से 8 तक था, अर्थात इसी की शुरुआत 2019-20 में हुई थी। उसके बाद निष्ठा 2.0 आता है जो कि कक्षा 9 से 12 तक था 2020-21 में। फिर निष्ठा 3.0 आता है जो कि फिर दोबारा, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक तो सम्मिलित था, लेकिन दोबारा स्पेशली जो है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 2022 में इसको लॉन्च किया गया निष्ठा। तो निष्ठा मुख्य रूप से इतना आप जान लीजिए कि निष्ठा टीचरों के प्रशिक्षण से रिलेटेड एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो आपने जाना बाला, दीक्षा और निष्ठा के बारे में। अब इधर हम चलते हैं, वर्तमान में जो प्रोग्राम चल रहा है शिक्षा पर वो है निपुण भारत अभियान या निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन, अब इस निपुण का भी फुल फॉर्म है। ठीक है, निपुण का भी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। ठीक है, तो अब 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखना, एक तो संख्यात्मक ज्ञान की बात की जा रही है, दूसरा यहाँ पर पठन की बात की जा रही है। यही 2 मुख्य फोकस बिंदु हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो 5 जुलाई 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा इसको की गई थी। और ये निपुण प्रोग्राम मुख्य रूप से किसके लिए है, और ये जो प्रोग्राम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सभी के सभी प्रोग्राम जो हैं वो या तो एनसीईआरटी के हैं या सीबीएसई द्वारा हैं, अर्थात भारत सरकार के ही प्रोग्राम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, किसी राज्य सरकार के नहीं। हालांकि इन प्रोग्राम्स को पूरे राज्य में भी लागू किया जाना है। जैसे अगर हम अपने यूपी की बात करें, यूपी में एक प्रोग्राम चला मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा जो है खुद राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रोग्राम था जो कि काफ़ी समय तक चला। और उसके पश्चात फिर अब वर्तमान में देखा जाए तो केंद्र सरकार का जो प्रोग्राम है निपुण, उसका जो है संचालन इस समय किया
किया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई। ये किसके लिए है? कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों के लिए है। निपुण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे बच्चे कक्षा 1 से 3 तक के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे जो हैं वो बेसिक स्तर पर आते हैं, और जो कक्षा 6, 7, 8 या 5 के ऊपर जो क्लास के बच्चे जाते हैं, उनमें जो एक तरीके की कह सकते हैं लर्निंग गैप जो रह जाता है, या हम ये कहें वो जो पिछड़ जाते हैं या कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनकी कमज़ोरी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, अगर कोई मकान कमज़ोर है तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस कमज़ोर मकान का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो उसकी नींव, बेस। तो यहाँ पर निपुण प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों का बेस मजबूत करना। अगर नींव मजबूत होगी तो आगे बच्चों को कोई समस्या आने वाली नहीं है, उनका अधिगम अच्छे से होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यही सभी के साथ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि हम पढ़ने, हमारा IQ लेवल कम है। हालांकि कुछ चीज़ें जेनेटिक्स से भी रिलेटेड होती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हम देखेंगे कि हर बच्चा सीख सकता है, भले उसकी दर कुछ कम ज़्यादा हो, लेकिन अक्सर कमियां ये होती हैं कि बेसिक जगह पर जहाँ पर उनको अच्छे से सिखाया जाना चाहिए, उनका बेस ही कमज़ोर हो जाता है। अर्थात उनकी जो आधारशिला है वो ही कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर आधारशिला पे एक बढ़िया मकान खड़ा नहीं हो सकता है। तो आगे की जो शिक्षा है उसमें जितनी भी समस्याएं होती हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है? जो बेसिक शिक्षा है उसका कमज़ोर होना। ठीक है, तो यहाँ पर निपुण प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य है कि कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए को कम से कम इतना तो हम सिखा दें कि वो पढ़ सकें, वो जो बिना मात्रा के शब्द हैं उनको अच्छे से पढ़ सकें, और इसके साथ साथ जो जोड़ घटाना है, संख्याओं को पहचान सकें। तो कम से कम वो पढ़ना जान जाएं और संख्याओं को पहचानना जान जाएं। या संख्याओं को पहचानने इसका मतलब है कि वो कम ज़्यादा को समझ पाएंगे, वो जो है प्लस माइनस गुणा भाग इस प्रक्रिया को पूरा समझ पाएंगे, उसकी अवधारणा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो कम से कम ये जो बेसिक लर्निंग है, अर्थात संख्या ज्ञान और पठन, तो भाषा ज्ञान, तो ये दोनों चीज़ों को मजबूत करने के लिए ही निपुण भारत प्रोग्राम जो है वो चला है, क्योंकि पूरे देश की ये समस्या है और पूरे देश में ये देखा गया है ऐसा। तो ये सोचा गया कि क्यों ना इस तरीके का प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कि बच्चों का बेस मजबूत हो। तो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई है कि कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे जो हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए सीखते हैं, लेकिन 3 से बाद के जो बच्चे हैं वो अब सीखने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो निपुण भारत मिशन है, इसकी अवधि क्या है? 2026-27 तक कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को पूरी तरीके से निपुण बना देना। और निपुण बनाने का मतलब ये है कि उन्हें कम से कम जो है मात्रा का ज्ञान हो जाए, वो पढ़ना जान जाए, साथ साथ में गणितीय जो अवधारणाएं हैं उनको अच्छे से वो समझ पाएँ। तो गणित का ज्ञान और प्लस मूलभूत जो पठन है, कम से कम वो पढ़ पाएँ, अपने माँ बाप का नाम लिख पाएँ, पढ़ पाएँ, अपना खुद का नाम पढ़ पाएँ। इस तरीके से जो है यहाँ पर निपुण को क्रिएट किया गया है। तो इसकी अवधि 2026-27 तक है। हालांकि अब ये तो भारत सरकार का एक समय अवधि है, लेकिन हो सकता है राज्य, अलग अलग राज्य जो हैं इस निपुण भारत अभियान को पूर्ण करने के लिए, अर्थात पूरे प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने के लिए अपनी समयावधि खुद चुन सकते हैं, उनको स्वतंत्र किया गया है। अर्थात 2026 के पहले भी वो 2024-25 अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं। ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये निपुण के बारे में हो गया। अब निपुण से ही रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो निपुण से संबंधित हैं। हालांकि मैं कुछ प्रोग्राम की यहाँ पर बात करूंगा, जैसे कि FLN और विद्या प्रवेश की बात करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो FLN क्या है? FLN क्या है? इसका फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्थात मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। देखिए, जो बात यहाँ पर है वही बात यहाँ पर है। ठीक है, बस थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर है, बाकी अर्थ वही है कि मूलभूत साक्षरता। अब मूलभूत साक्षरता का मतलब क्या है? कम से कम पढ़ना आ जाए। ठीक है, संख्यात्मकता का मतलब क्या है? कम से कम जोड़ो घटाओ गुणा भाग, ये कम से कम इतना आ जाए। ठीक है, तो FLN का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्थात मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। अब इसकी शुरुआत कब की गई? निपुण भारत मिशन के तहत ही 2021 में इसकी शुरुआत की गई। और इस FLN की ट्रेनिंग भी मैंने 10 दिन जो है लखनऊ में जाकर के ली थी, बड़ा अच्छा लगा।
उद्देश्य क्या है इसका? 1 से 3 तक के बच्चों को मूलभूत साक्षरता एवं संख्या का ज्ञान कराना, अर्थात जो निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है वही यहाँ पर इसका भी है। और एग्जाम्पल जैसे संख्या को पहचान ले। अब ऐसा नहीं कि गिनती तो आती है बच्चों को, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 100 तक बता जाते हैं, लेकिन अगर लिख दो कि ये यहाँ पर 69 लिख दो, अगर बच्चों के सामने अगर लिख दो ये क्या है, तो फिर वो बता नहीं पाते हैं। तो कम से कम वो संख्या को पहचान पाएँ, सिर्फ डिकोड ना कर पाएँ, बल्कि उसकी अवधारणा को समझ पाएँ कि हाँ 60 में 9 जोड़ने पर क्या होता है, 69 होता है, 79 और 69 में अंतर क्या होता है, फर्क करना जान जाए। इस तरीके की संख्या पहचान उनको हो जाए कम से कम। ये जो है यह FLN का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो FLN जो है वो निपुण पर आधारित ही एक प्रोग्राम है। आगे हम बात करते हैं विद्या प्रवेश की। तो विद्या प्रवेश क्या है? ये भी जो है NCERT द्वारा निपुण भारत मिशन के तहत 3 महीने का खेल आधारित या जिसे हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कार्यक्रम कह सकते हैं वो है। जैसे अब विद्या प्रवेश का मतलब क्या है? विद्या प्रवेश का मतलब ये है कि जैसे कक्षा 1 में जो बच्चा आएगा वो पहली बार विद्यालय आएगा, अर्थात उसका एडमिशन होगा, अर्थात वो बाल वाटिका से, जिसे समय पहले हम आंगनवाड़ी कहते थे, तो आंगनवाड़ी से बच्चे जो हैं जब वो पहली बार कक्षा 1 में उसका प्रवेश होगा तो वो ऐसे ही ना हो कि उसको तुरंत जो है उसको गिनती पढ़ा क ख ग सब पढ़ाना सिखाना शुरू कर दें। नहीं, 3 महीने तक बच्चे को हम सहज करने के लिए खेल आधारित गतिविधि का आयोजन करेंगे 3 महीने तक। तो 3 महीने तक बच्चों को सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि उसको फर्जी घूमता रहेगा या खेलता रहेगा या छोड़ देंगे जाओ बेटा खेलो घूमो मौज करो, ऐसा नहीं। खेल आधारित शिक्षण जो है प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। हम स्कूल पे ही ऐसा माहौल बनाएंगे, खेल खेल में बच्चों को हम गणित का ज्ञान, हम बच्चों को भाषा का ज्ञान कराएंगे। ये प्रोग्राम क्या है, जिसे हम विद्या प्रवेश कहेंगे, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, अर्थात स्कूल के लिए बच्चे को तैयार करना। समस्या ये होती है कि बच्चा स्कूल के लिए तैयार नहीं होता है और हम जबरन उसको जो है उसके दिमाग में चीज़ों को ठूसना शुरू कर देते हैं। तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में बच्चे को की तैयारी को हमें देखना है, उसकी आवश्यकता को परखना है, उसकी जरूरत को देखना है, उसकी समस्याओं को देखना है। हमें रिमेडियल टीचिंग करनी है, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण करना है कि बच्चे का स्तर क्या है, बच्चे को कहां से हमें शुरू करना चाहिए। बच्चा गया, हमने उसके स्तर को नहीं देखा और जो मन में आया पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। भले ही सिलेबस आपका कक्षा 1 का जो निर्धारित है उसको आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बच्चे के स्तर को, उसके लेवल को चेक करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते ही नहीं हैं, तो हमें देखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते ये बच्चा बेकार है या ये पढ़ नहीं सकता, ये सीख नहीं सकता, नहीं। हो सकता है उसकी कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं हो जिसकी वजह से ना बोलता हो, तो हमें सहज करना है 3 महीने तक, उसको विद्यालय के लिए तैयार करना है पूरी तरीके से। आगे की अधिगम के लिए हमें उसको क्या करना है, तैयार करना हो। ये कैसे होगा, जब उसकी आवश्यकताओं को समझेंगे, उनकी समस्याओं के कारणों को जानेंगे, उसकी रेमेडियल टीचिंग करेंगे, उसके गार्जियन से बात करेंगे और धीरे धीरे हम उसको जो है सहज करेंगे, उससे अच्छे से बात करके, तब जाकर के बच्चा जो है आगे पढ़ना सीखेगा या अधिगम में उसका मन लगेगा, उसकी रुचि बढ़ेगी। तो ये विद्या प्रवेश है। आगे हम बात करते हैं सफल प्रोग्राम की। सफल, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, अर्थात सीखने के विश्लेषण के लिए संरचित आकलन या मूल्यांकन। हालांकि आकलन और मूल्यांकन में अंतर होता है, लेकिन हम कई बार इसको समझने के लिए एक ही दोनों शब्दों का यूज कर लेते हैं एक चीज़ को समझने के लिए, आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, तो वैसे मूल्यांकन को इवैल्यूएशन कहते हैं अंग्रेजी में, जबकि आकलन को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कई बार हम जो है एक ही शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो इसकी शुरुआत जो है 2021-22 में की गई थी और ये मुख्यतः क्लास 358 अर्थात कक्षा 3, 5 और 8 के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बच्चों का आकलन किया जाएगा। ठीक है, आकलन किया जाएगा कि आप बच्चे, चूंकि जब तक आप आकलन नहीं करेंगे तब तक आप उसके सीखने का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। सीखने की गति मंद क्यों है, बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है, ये कैसे करेंगे। जब आप आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तभी आप कर पाएंगे। तो ये मूल्यांकन प्रोग्राम है। मुख्य रूप से आप ये याद रखिए कि ये क्या है, एक मूल्यांकन या आकलन प्रोग्राम है, जिसे हम सफल कहते हैं। और उद्देश्य क्या है, मूलभूत कौशल और बुनियादी सीखने के परिणामों या दक्षताओं की प्रगति का आकलन करना। ये बहुत ही जरूरी है। जब तक आप प्रगति का आकलन नहीं करेंगे तब तक बच्चे को आप दूसरी चीज़ नहीं सिखा पाएंगे। आगे हम देखते हैं एक प्रोग्राम है ECCE। हालांकि ये काफ़ी पुराना प्रोग्राम है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा। आपने संविधान में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल, उनकी शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। तो ये राज्य का एक कर्तव्य है और ये एक संवैधानिक कर्तव्य है।
जो कि नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है अनुच्छेद 45 में, तो उसी के तहत आंगनवाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, हालांकि अब नई शिक्षा नीति के तहत जो है अब मर्ज कर दिया गया है आंगनवाड़ी और प्राइमरी को, प्री प्राइमरी और प्राइमरी बोल करके, और उसके बीच में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है बाल वाटिका, अर्थात कक्षा 1 के पहले जो बच्चे होंगे बाल वाटिका में होंगे। ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। तो इसकी शुरुआत जो है 2013 में की गई थी। उसका उद्देश्य क्या है कि 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण और कैसे शिक्षा, सुरक्षित शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। ये किस प्रोग्राम का उद्देश्य है? ये ECCE प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो मैंने यहाँ पर जो है मुख्य बातें, चाहे वो बाला के बारे में हो, दीक्षा के बारे में हो, निष्ठा के बारे में हो, निपुण के बारे में हो, FLN, विद्या प्रवेश, सफल और ECC। हालांकि ऐसे अभी और कई प्रोग्राम हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।